नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। अध्याय 6 सजीव की संरचना हम ले रहे थे। समसूत्री विभाजन किस प्रकार होता है, किसे कहते हैं, कितनी इसकी प्रावस्थाएं हैं, चित्र के द्वारा हमने इसका सारा वर्णन समझ लिया था बच्चों। रह गया था तो केवल हमारा इसका महत्व, समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है शरीर में। सबसे पहले आप नोट कर लें, शरीर की वृद्धि होती है इस विभाजन के द्वारा। समसूत्री विभाजन द्वारा शरीर की वृद्धि होती है। नंबर दूसरा, कोशिकाएं जो हैं उनकी मरम्मत का काम किया जाता है बच्चों। इसी विभाजन के द्वारा शरीर में जो कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, उनका प्रतिस्थापन यानी उनके स्थान पर नई कोशिकाओं का आना इसी विभाजन के द्वारा संभव है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं अधिचर्म के ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं और इसी प्रकार बच्चों रक्त कोशिकाएं इसी विभाजन के द्वारा बार बार नई बनती हैं और पुरानी कोशिकाओं को वहां से हटा दिया जाता है। तीसरे, इसकी महत्व की बात करते हैं तो निम्न श्रेणी के जितने भी जीव हैं उन सब में अलैंगिक जनन इस विधि के द्वारा होता है। तो इस प्रकार हमें तीन महत्व इसके समझ में आते हैं, शरीर की वृद्धि, नंबर 2 कोशिकाओं की मरम्मत का काम और नंबर 3 निम्न श्रेणी के जीवों में अलैंगिक जनन का ये एक तरीका है। आप नोट कर लें बच्चों। इसके बाद आज हमें नया टॉपिक लेना है इसके अंदर, अर्धसूत्री विभाजन। शरीर की वृद्धि, कोशिकाओं की मरम्मत और पुनर्जनन, निम्न श्रेणी के जीवों में अलैंगिक जनन। आगे चलते हैं बच्चों हम अर्धसूत्री विभाजन। जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में आपको बताया था, अर्ध यानी आधा ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की तुलना में आधी हो जाती है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। अब ये विभाजन होता किनमें है बच्चों? लैंगिक जनन छोटी कक्षाओं में बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं जनन के प्रकार। उसमें सबसे पहला आपने एक प्रकार पढ़ा होगा कायिक जनन। कायिक जनन जो है वो पौधों में जनन का एक प्रकार है। दूसरा प्रकार अलैंगिक जनन होता है, यानी जब नर या मादा में से केवल एक जीव के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जा सके, नया जीव उत्पन्न किया जा सके केवल एक जनक के द्वारा, तो वो जनन कहलाता है अलैंगिक। जबकि जब नर और मादा दोनों जनकों के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है तो बच्चों उसे कहते हैं हम लैंगिक जनन। तो हम बात कर रहे थे कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? लैंगिक जनन के समय द्विगुणित जनन कोशिका में होता है। एक कोशिका बच्चों नर से आती है और एक कोशिका मादा से आती है, तो कोशिका हमारी द्विगुणित हो जाती है। इस विभाजन में 4 अगुणित संतति कोशिकाएं बनती हैं। कहते किसे हैं? ऐसा विभाजन जिसमें
संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी होती है, उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसी परिभाषा में बच्चों हमने जब समसूत्री विभाजन की परिभाषा करी थी तो हमने ये कहा था गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान, बस 2 ही शब्द बदलने थे। यहाँ समसूत्री विभाजन की परिभाषा बन जाती है, जबकि इसमें वही शब्द बदल गए। अब परिभाषा जो है वो आधी। तो बात हो रही है अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में कब होता है, कितनी कोशिकाएं बनती हैं इस विभाजन के फलस्वरूप, और उसके बाद ये विभाजन हम कहते किसे हैं। यदि हम चरण की बात करें बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन के चरण ये जो विभाजन है आपका अर्धसूत्री विभाजन बच्चों 2 चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है और दूसरे चरण में ये 2 कोशिका स्वतंत्र रूप से फिर से एक एक कोशिका का निर्माण और कर लेती हैं। कुल मिलाकर 4 कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। पहला जो विभाजन है, कितने चरण हो गए इसके? 2 चरण हो गए। पहले चरण को हम अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कहते हैं, जबकि दूसरे विभाजन को हम अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के चरण 2 चरण हो गए, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। इस अर्धसूत्री विभाजन में बच्चों गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी रह जाती है, इसीलिए इस विभाजन को हम न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। न्यून यानी कम, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अब इस विभाजन के फलस्वरूप बच्चों जहां हमारी ये एक कोशिका है, उस एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाती है इस प्रकार से, और गुणसूत्रों की संख्या इस मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। दूसरा विभाजन इसके बाद शुरू होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। इस विभाजन की क्रियाएं जो है वो लगभग बच्चों किसकी तरह होती हैं? समसूत्री विभाजन की तरह ही आप इसे मान सकते हैं। किसके समान है ये? समसूत्री विभाजन के समान। यानी इस विभाजन के फलस्वरूप जो ये 2 कोशिकाएं बनी है बच्चों, पहली कोशिका और ये दूसरी, यहां आप लिख सकते हैं ये पहली कोशिका हो गई और ये वाली दूसरी। तो इस पहली कोशिका द्वारा बच्चों फिर से विभाजन होगा और 2 कोशिकाएं तैयार। इसी प्रकार दूसरी कोशिका भी अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के द्वारा ये। तो अब आप देखिए जनक कोशिका 1 थी और अब उससे कुल तैयार कोशिकाओं की संख्या कितनी हो गई है? 4। तो इस प्रकार संपन्न होता है ये हमारा अर्धसूत्री विभाजन। डिटेल में लेंगे इसे हम। समसूत्री विभाजन आप पढ़ चुके हैं, अर्धसूत्री अभी पढ़ने जा रहे हैं। आपको पढ़ते समय दिमाग में बच्चों दोनों विभाजनों को ध्यान में रखना है, क्योंकि लास्ट में फिर हम चर्चा करेंगे दोनों विभाजन में किस प्रकार हम अंतर स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की।
थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है बच्चों, बाकी आसान है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। एक कोशिका के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण इस समय होता है। अब आप ध्यान कीजिए बच्चों, जैसे हमने समसूत्री विभाजन आपको पढ़ाया था, तो हमने ये कहा था समसूत्री विभाजन में 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली थी अंतरावस्था, तो वही अंतरावस्था इसके अंदर भी होती है। तो सबसे पहली बात कौन सी आएगी इसमें भी, अंतरावस्था। अंतरावस्था क्या थी? अंतरावस्था हमने आपको बताया था, 2 क्रमिक विभाजन के मध्य की वो अवस्था, जिसे हमने आराम की अवस्था तो बताया ही था, क्योंकि उस समय कोशिका विभाजित नहीं होती है, वरन विभाजन हेतु तैयारी करती है। वो केवल उन पदार्थों का निर्माण करती है जिसकी आवश्यकता उसे आगे पढ़ने वाली है। उन पदार्थों का संश्लेषण करती है, उन पदार्थों का संग्रह और संचय करती है। तो ये अंतरावस्था इसमें भी देखने के लिए मिलती है। आवश्यक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद जब बच्चों ये कार्यक्रम हो जाता है, आवश्यक पदार्थ तैयार हो जाते हैं, अब हमारी कोशिका विभाजन हेतु तैयार हो जाती है। विभाजन प्रारंभ। इसके पश्चात कोशिका विभाजन प्रारंभ। अब देखने वाली बात यह है बच्चों की अर्धसूत्री विभाजन देखिए थोड़ा सा जटिल है। क्यों जटिल है? क्योंकि अवस्थाएं देखिए इसमें, इसकी कितनी प्रावस्थाएं हैं, पहले हम उनकी बात करें। जिस प्रकार समसूत्री विभाजन में हमने देखी थी पूर्वावस्था, इसमें भी पूर्वावस्था होती है एक अवस्था, लेकिन उसके आगे हम फर्स्ट लगा देंगे बच्चों। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यही पूर्वावस्था, मध्यावस्था, ये सब हमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के समय भी पढ़नी है। इस कोशिका में यानी अर्धसूत्री विभाजन होते समय कोशिका 2 बार विभाजित होगी, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की अवस्थाओं को हम प्रथम लगा के बोलेंगे बच्चों, पूर्वावस्था प्रथम। इसके अंदर आएगी मध्यावस्था प्रथम, और इसी प्रकार आगे पश्चावस्था प्रथम, और चौथी हो जाएगी अंत्यावस्था प्रथम। चारों अवस्थाओं को एक एक करके पढ़ना है हमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के अध्ययन में। अंतर यहां आता है बच्चों, जिस प्रकार समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था हमने देखी थी वो सरल थी, छोटी थी, लेकिन यहाँ ये पूर्वावस्था प्रथम बच्चों काफी लंबी और जटिल है। ये प्रावस्था समसूत्री विभाजन की तुलना में काफी लंबी और जटिल है, काफी समय लगता है इसमें। साथ ही साथ ये प्रावस्था जो है इतनी बड़ी है कि इसको आगे और 5 उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है। 5 उप प्रावस्थाओं में विभक्त। आप अपनी बड़ी कक्षाओं में जब जाएंगे बच्चों तो ये पढ़ेंगे इन 5 उप प्रावस्थाओं को, जैसे जिनके नाम है लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, इस प्रकार से जो है वो 5 प्रावस्थाएं हैं। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ, हम केवल इतनी बात आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रावस्था लंबी और जटिल है। पूर्वावस्था जब समाप्त हो जाती है, मध्यावस्था की स्थिति, फिर पश्चावस्था की स्थिति और अंत में अंत्यावस्था की स्थिति आती है। अंत्यावस्था पे पहुंच जाने पर फिर हमारा, चूंकि केंद्रक का विभाजन पूरा हो चुका होता है बच्चों, फिर कोशिका द्रव्य विभाजित होता है और 2 केंद्रक जहां बने थे अब वो 2 कोशिकाएं आपस में बन जाती हैं। तो ये वाला विभाजन इस समय पूरा हो जाता है। कैसे होता है ये काम, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वावस्था प्रथम।
इस प्रकार से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप फर्स्ट भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। अब चित्र किस प्रकार का रहेगा थोड़ा सा हम ध्यान कर लें तो उससे हमारा वर्णन करना हमारे लिए आसान हो जाए। कुछ आपको समझने की दृष्टि से थोड़ा सा चित्र जो है वो बड़ा बना रही हूँ। इस प्रकार से बच्चों आपको ये एक गुणसूत्र ऊपर और दूसरा इससे थोड़ा बीच में जुड़ा हुआ कुछ एक्स आकृति बनाता हुआ ये जो गुणसूत्र है वो बनाना है। एक गुणसूत्र का जोड़ा जो है वो हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, दूसरे का छोटा, ताकि हमें विभेद करना आसान हो जाए। एक के दोनों आपने जो क्रोमेटिड्स हैं बच्चों प्लेन बनाए, इसमें आप इस प्रकार से लाइनिंग डाल लें। दूसरा वाला जो जोड़ा हमने बनाया है उसमें इस प्रकार से लाइनिंग बना लें। क्यों बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी बात करते हैं हम इसके बारे में। थोड़ा अगर बच्चों बड़ा करके अपन बना रहे हैं तो अपन ने किस प्रकार से बनाया आप एक बार समझ लीजिए। सेंट्रोमियर हो गया, उसके बाद ये जो है ये दो क्रोमेटिड्स का बना हुआ गुणसूत्र होता है। ये हमारा एक गुणसूत्र हो गया बच्चों, पूर्ण गुणसूत्र। जो साथ में हम इसका जोड़ा बना रहे हैं बच्चों वो है समजात गुणसूत्र, यानी समान जीनी संरचना रखने वाला। तो हमने एक और इसका सेंट्रोमियर बनाया। उसके बाद हमने क्या किया है, ये जो है इस प्रकार से इससे किसी बिंदु पर जुड़ा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये पॉइंट जो है बच्चों ये यहां जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार ये यहां जुड़ा हुआ है। वो बिंदु जहां गुणसूत्र जुड़ता है बच्चों उसे हम कियाज़मेटा कहते हैं। जहां ये दो गुणसूत्र जिसमें से ये जो जोड़ा बना है ये कहलाते हैं समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र का मतलब ये है ऐसे गुणसूत्र का जोड़ा जिनकी जीनी संरचना समान होती है। अब उन्होंने इस प्रकार से दोनों को अलग दिखाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, अलग तरीके से बता दिया, इसलिए हमने इसमें धारियां डाल दी हैं। अब आप समझने का प्रयास करें पहले, उसके बाद आप नोट करेंगे। जब बच्चों इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है पूर्वावस्था में, बाकी सारी क्रियाएं साथ के साथ वही चलती हैं जो हमारे समसूत्री विभाजन में चली थी। जैसे कि हमने क्या देखा था, केंद्रिक जो है वो गायब हो जाता है, केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, गोल्जिकाय गायब हो जाता है, अंतर्द्रव्य जालिका भी विलुप्त हो जाती है। इतने सारे कार्यक्रम जो समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था में हुए थे वो यहाँ पर भी होते हैं। बात अब अलग आती है। अलग बात क्या होती है, यहाँ समजात गुणसूत्र अपने जोड़े बना लेते हैं, जीन विनिमय की क्रिया होती है, क्योंकि यहाँ जो है जो ये पॉइंट बन रहा है बच्चों कियाज़मेटा जिसे हम कहते हैं, उससे दोनों गुणसूत्र आपस में गुणों का आदान प्रदान करते हैं। और इसीलिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस विभाजन में, क्योंकि जीनों में जो आगे नई पीढ़ी में विभिन्नताएं आती हैं वो इसी के कारण ही संभव है। अपनी बात को आगे जारी रखेंगे लेकिन ब्रेक के बाद।
चलिए बच्चों, बात हम कर रहे थे, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे बच्चों, समजात गुणसूत्र अपने जोड़े बना लेते हैं कियास्मेटा के द्वारा आपस में इधर से इधर बच्चों जीन का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है। इस प्रकार जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये रही बात इसकी। अब हम इसके कुछ पॉइंट नोट करवा देते हैं आपको। तो इस प्रकार जोड़े बनाने हैं बच्चों। आपको भिन्नता दिखाने के लिए हमने क्या बताया है, एक तो ये बिल्कुल सीधा प्लेन क्रोमेटिड्स हैं, इसमें नीचे वाले में लाइन डाली हुई है ताकि दोनों जोड़े अलग अलग दिखें। इसी प्रकार यहाँ ये प्लेन है लेकिन साइज में हमने छोटा बना दिया थोड़ा, और यहाँ जो है इसको हमने काला कर दिया, तो उससे क्या है आपको अलग अलग ये नजर आएंगे। क्या क्या है इसमें देखने के लिए आप नोट करेंगे फटाफट से। पूर्वावस्था, प्रथम, जटिल व लंबी प्रावस्था, केंद्रिक, केंद्रक झिल्ली, गालजिकाय और अंतर्द्रवी जालिका विलुप्त, तारक काय विभाजित, समजात गुणसूत्र का जोड़े बनाना, विनिमय स्थल। विनिमय स्थल कौन सा है बच्चों, जहां से जीन का आदान प्रदान हो रहा है। विनिमय स्थल पर एक्स के आकार की संरचना कियास्मेटा का बनना, इधर से इधर गुण बच्चों ट्रांसफर होंगे। जैसे जैसे ये पूर्वावस्था समाप्ति की ओर आती है वैसे वैसे ही ये कियास्मेटा धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है। अवस्था समाप्ति पर कियास्मेटा का विलुप्त होना और गुणसूत्र जो है वो बच्चों सीधे हो जाएंगे। इतनी बातें आ जाती है पूर्वावस्था प्रथम से संबंधित। आगे हम बात करेंगे मध्यावस्था। दूसरी हमारी प्रावस्था है मध्यावस्था प्रथम। चित्र हमने बना लिया आपके लिए ब्रेक के दौरान। फटाफट इसको नोट करें बच्चों, फिर इसकी इंपॉर्टेंट बातें सीखें आप। ये जो पूरी क्रिया है बच्चों, ये ध्यान देने की बात है। ये जो जीन विनिमय हो रहा है ना, ये किसके द्वारा संपन्न होता है, एंजाइम से नियंत्रित होता है। ये भी एक आपको ध्यान देने की बात है। यहां आप लिख सकते हैं जीन विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित।
ठीक है बच्चों, इधर ध्यान दीजिए। मध्यावस्था प्रथम को समझेंगे हम। जब जीन विनिमय हो चुका बच्चों, तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ गुण ऊपर वाले गुणसूत्र में नीचे वाले के आ जाएंगे, और इसी प्रकार नीचे वाले गुणसूत्र में कुछ गुण ऊपर वाले गुणसूत्र के आ जाएंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो चुकी है। ये जो जीन विनिमय है उसे क्रॉसिंग ओवर भी कहा जाता है। मध्यावस्था में बच्चों समसूत्री विभाजन के समान ही तारक काय जो है वो व्यवस्थित हो जाता है। तारक केंद्रक एक ऊपर और एक नीचे व्यवस्थित हो जाता है। तारक किरणें निकलती हैं, तरकु तंतु बन जाते हैं, और गुणसूत्र क्या होते हैं बच्चों, परिधि से हट करके अब कहाँ आ जाते हैं, मध्य प्लेट की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार कि एक जोड़ा इन गुणसूत्रों में से एक जोड़ा ऊपर और एक जोड़ा नीचे, इसी प्रकार इन गुणसूत्रों में से एक जोड़ा ऊपर और एक जोड़ा नीचे व्यवस्थित हो जाता है। यदि आप ध्यान देंगे बच्चों, तो इसमें जहां ये कियास्मेटा का निर्माण हुआ था बच्चों, जो ये पूरा हमने काला गुणसूत्र बनाया है, अब इसमें से कुछ भाग जो है वो इसका सफेद वाले का हिस्सा इसमें रह गया और कुछ काला रह गया, क्योंकि कुछ काला हिस्सा ऊपर वाले में जा चुका है। तो इस प्रकार ये जो है गुणों का आदान प्रदान आपको नजर आ रहा होगा। ऊपर वाला बिल्कुल प्लेन, ऊपर वाला बिल्कुल प्लेन, लेकिन ये जो नीचे वाले गुणसूत्र हैं उसमें देखिए आप, जैसे इसमें ये थोड़ी सी लाइन हमने डाली है, यहाँ इसी प्रकार थोड़ी सी लाइन वाला गुणसूत्र का हिस्सा इसमें आ गया, जबकि बाकी हिस्सा शेष है। इसी प्रकार इसका जो है यहाँ से जो प्लेन हिस्सा था वो नीचे वाले गुणसूत्र में आ गया। इसी प्रकार इस गुणसूत्र का कुछ प्लेन हिस्सा इस गुणसूत्र के अंदर आ गया है, बाकी नीचे वाला एज इट इज जैसा पहले था वैसा ही है। तो इस प्रकार आपको देखने में आ रहा है कि गुणसूत्रों का आदान प्रदान हुआ है मध्यावस्था में। शेष बातें वही, तारक किरणें और तरकु तंतु का बनना, गुणसूत्रों का मध्य प्लेट पर आना, और गुणसूत्र इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि मध्य प्लेट के एक गुणसूत्र ऊपर और दूसरा गुणसूत्र नीचे होता है। ये जो सेंट्रोमियर है ये ध्रुव की तरफ रहता है, जबकि इस गुणसूत्र की भुजाएं जो है बच्चों वो मध्य प्लेट की ओर रहती है। तीसरी प्रावस्था चालू होती है, उसके बाद पश्चावस्था। पश्चावस्था समसूत्री विभाजन की ध्यान कीजिए। गुणसूत्रों का ध्रुवों की तरफ खिसकना, ये तारक केंद्रक, तारक किरणें, और इस प्रकार अब आपको बच्चों ध्यान देना है। तो ये जहां समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था में ये सेंट्रोमियर विभाजित होता था बच्चों, और इसमें से आधा गुणसूत्र ऊपर और आधा नीचे आ जाता था, वो चीज यहाँ नहीं देखने के लिए मिलती है। ये समसूत्री विभाजन से अलग बात है, इसलिए ये गुणसूत्र पूरा का पूरा ऊपर जाएगा बच्चों। ऊपर वाला गुणसूत्र ऊपर वाले ध्रुव की ओर और नीचे वाला नीचे वाले ध्रुव की ओर, कुछ इस प्रकार जाएगा। ये देखिए सेंट्रोमियर, ये इसका प्लेन वाला हिस्सा, और ये जो है इसका आधा लाइनदार और आधा प्लेन वाला हिस्सा, इस प्रकार। इसी प्रकार इसका ये प्लेन वाला हिस्सा और ये आधा प्लेन और आधा काला वाला हिस्सा, और यही बात नीचे की ओर इन गुणसूत्रों में है। ये दोनों हिस्से लाइनदार और नीचे वाले हिस्से में आधा लाइनदार आधा प्लेन। ये पूरा काला, और इसमें जो है आधा काला आधा सफेद, तरकु तंतुओं के द्वारा जुड़े हुए हैं। क्या क्या देखने के लिए आपने देखा, सेंट्रोमियर विभाजित नहीं, पूर्ण गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गति करते हैं, लास्ट अवस्था आ जाती है बच्चों अंत्यावस्था।
अंत्यावस्था में ये सब चीजें वापस से अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती हैं, बिल्कुल समसूत्री विभाजन की तरह ही। और तारक केंद्रक गायब, तारक किरणें गायब हो जाती हैं। जो चीज गायब हुई थी बच्चों वो फिर से बनने लग जाती है। इस प्रकार एक केंद्रक, ये क्रोमेटिन जाल, ये दूसरा केंद्रक, ये क्रोमेटिन जाल, ये विलुप्त होता हुआ हमारा तारक केंद्रक। इस प्रकार की व्यवस्था आपको अंत्यावस्था प्रथम में देखने के लिए मिलती है। क्रोमेटिन जाल का बनना, दोनों ध्रुवों पर एक एक केंद्रक का बनना, अंतर्द्रवीय जालिका, गोल्जिकाएं, केंद्रिक केंद्रक झिल्ली का पुनर्निर्माण, इस प्रकार एक कोशिका में कितने केंद्रक बन गए बच्चों? 2 केंद्रक। अंत्यावस्था जैसे ही पूरी होती है बच्चों, कोशिका द्रव्य का विभाजन चालू हो जाता है और एक कोशिका जो है वो इस प्रकार से विभाजित होकर के और हमें क्या दे देती है? 2 कोशिकाएं दे देती है। कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद अर्धसूत्री विभाजन पूरे होते होते हमको क्या मिल जाती है? ये एक कोशिका और ये वाली हमारी दूसरी कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जैसे ही पूरा होता है बच्चों, 2 कोशिकाएं तैयार हमारे सामने हो जाती हैं। उसके बाद चालू होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। धीरे धीरे समझाने के चक्कर में अब बच्चों ये जो है, आशा है आपको समझ में तो आया होगा इस प्रकार का, क्योंकि चित्र थोड़ा सा डिफिकल्ट है समसूत्री विभाजन की तुलना में। आप प्रैक्टिस करेंगे आसानी से बनेगा। अगली क्लास में लेते हैं बच्चों हम अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, क्या महत्व है इसका, और साथ ही साथ समसूत्री और अर्धसूत्री में क्या हम अंतर स्थापित कर सकते हैं। बना लिया हो आपने तो फटाफट देख लें बच्चों। जहां रह गया है पश्चावस्था की स्थिति लिखी हुई है अभी तक, सेंट्रोमियर विभाजित नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। पूर्ण गुणसूत्र के रूप में गुणसूत्र ऊपर वाले ऊपर और नीचे वाले नीचे ध्रुव की तरफ खिसकते हैं। इसी प्रकार अंत्यावस्था में क्रोमेटिन जाल का बनना, दोनों ध्रुवों पर एक एक केंद्रक का बनना, अंतर्द्रवीय जालिका, गोल्जिकाएं, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली ये सब वापस बन जाते हैं और 2 केंद्रक बन जाते हैं एक ही कोशिका में। और नेक्स्ट हो जाता है कोशिका द्रव्य के विभाजन से 2 कोशिकाओं का बनना। आगे हम देखेंगे इन 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं कैसे बन जाती है अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।